सो अब हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ की। इससे पहले हमने सोलर सिस्टम, ग्लोब और मोशन जिसमें रोटेशन रिवोल्यूशन आपका आता है पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ में। अगर हम बात करें तो देखो इसके 3 डोमेन्स होते हैं। ठीक है, वैसे रियल देखा जाए तो 4 होते हैं, तो 4 में जो आपका आता है चौथा वो होता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो अगर मान लो अगर ऑप्शन में 3 या 4 होगा तो आप 4 ही पे टिक लगाना, क्योंकि ज़्यादा सही यही माना जाएगा। अब इसके बाद देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आ जाता है लिथोस्फीयर, दूसरा आपका आ जाता है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा आपका आ जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, बारी-बारी इन चीज़ों को समझेंगे क्योंकि सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगी, एक भी कोई पॉइंट यहाँ का एनसीईआरटी का छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत सही आपको नोट्स भी मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्रीक वर्ड है लिथोस उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है, मतलब अर्थ की क्रस्ट पर जितना भी सॉलिड पोर्शन होगा, चाहे वो आपका रॉक हो जाए या फिर थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, जो सॉइल की पतली परत होती है जिसमें आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, जो एक ऑर्गन्स के लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हो प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए भी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो उस पर पूरे पार्ट को, पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। मतलब जहाँ पर भी लैंड है, रॉक है, माउंटेन है, ठीक है, प्लेट्यूज़ हैं, सब क्या आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर में, तो हाइड्रोस्फीयर में ये हुडोर वर्ड से लिया गया है, तो थोड़ा बहुत इसका नाम भी याद रखना, जिसका मतलब होता है वाटर। मतलब जितने भी तरीके की वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे आपका वो ओशियंस हो जाएँ, ठीक है, चाहे आपके वो रिवर्स हो जाएँ, लेक्स हो जाएँ, ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएँगे? सब आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब हम बात करें तो देखो आपको पता है कि 3 हिस्सा हमारा पानी, 1 हिस्सा ज़मीन है, फिर भी क्यों नहीं हम ड्रिंकिंग वाटर की किससे क्या बोलते हैं दिक्कत होती है, क्यों इतनी किल्लत है? तो इस वजह से है क्योंकि ओशियंस का जो 97.5% पानी होता है वो क्या होता है? सॉल्टी होता है। तो याद रखना ओशियंस का कितना 97.5% जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है और फ्रेश वाटर हमें 2.5 ही परसेंट मिल पाता है। ठीक है, तो ये कारण है कि पानी की कमी होती है। अब इसके बाद अगर हम देखो बात करें एटमॉस्फेयर का, एटमॉस ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है वेपर। ठीक है, मतलब भाप, या आप कह सकते हो कि लेयर ऑफ गैसेज़ होती हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो हमारे सी लेवल से लेकर कहाँ तक लेयर ऑफ गैसेज़ है, एटमॉस्फेयर का जो पूरा पार्ट पड़ता है वो 1600 किलोमीटर तक पड़ता है। ठीक है, उसको अभी थोड़ी देर में इसको लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें जितना हम ऊपर जाएँगे, ठीक है, जितनी हम हाइट पर जाएँगे उतनी डेंसिटी क्या होती जाती है? लो होती जाती है। ठीक है, और दूसरी बात करें अगर हाइट पर जाने से क्या होगा? टेम्परेचर भी लो होगा। दूसरी बात जितना आप ऊपर जाओगे प्रेशर भी लो होगा। ठीक है, अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, डेंसिटी भी आपकी लो होती जाएगी। इस वजह से जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं ताकि वो कंफर्टेबली ऑक्सीजन को क्या ले सकें। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सीटेट में खासकर पूछ लेता है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब क्या होगा? लो होता जाएगा जैसे-जैसे आप हाइट के अचीव करते जाओगे, जैसे-जैसे ऊपर जाते जाओगे। अब यहाँ पर देखो क्लाइंबर्स की बात आई है, तो ये भी देखो एनसीईआरटी का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इससे पहले कि लैंड देखो एलिवेशन ऑफ लैंड है, मतलब लैंड बराबर तो है नहीं, ठीक है, कहीं पर लोअर ग्राउंड पड़ता है, कहीं पर और लोअर होगा, कहीं पर हाई होगा। ठीक है, तो ये एलिवेशन ऑफ लैंड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे कि जहाँ की सबसे ऊँची ज़मीन है, तो वो क्या है? माउंट एवरेस्ट की चोटी है जो 8848 मीटर है। और अगर हम बात करें सबसे नीचे हिस्सा ज़मीन का कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है जो 11,022 मीटर है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जितनी ऊँची लैंड है उससे ज़्यादा नीची लैंड है मेरियाना ट्रेंच नाम से। अब अगर हम बात करें क्लाइंबर्स की, तो ये पूरा का पूरा आपका सब एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स होते हैं वो चीज़ें हैं, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना। सबसे पहले अगर बात करें तो 2 आदमी गए थे, कौन? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। ठीक है, अब एडमंड हिलेरी ये कहाँ के थे? ये आपके न्यूज़ीलैंड के थे। ठीक है, न्यूज़ीलैंड के थे और जो तेनजिंग नोर्गे हैं ये आपके नेपाल के थे। ठीक है, अब इन दोनों ने कब 29 में 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गए। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद गए जुनको तबाई, ठीक है, जो कहाँ? जापान की हैं। ठीक है, ये वुमेन है, तो देखो वुमेन वाला जितना भी पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट समझ लेना, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि वुमेन चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे कोई भी जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है, हर एग्ज़ाम में, जैसे वुमेन टी20 पे आ गया, वर्ल्ड कप पे आ गया ना, नॉर्मल अभी हम आपसे पूछेंगे कोई क्रिकेट प्लेयर का नाम बताओ तो आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर कुछ बोलोगे, मतलब वुमेन पर कम फोकस ज़्यादा लोगों का, तो एग्ज़ाम में इसी चीज़ों को ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बस इस हिसाब से याद रखना ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचेंद्री पाल कहाँ? ये आपकी इंडियन है। ठीक है, तो ये सब कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किए हैं? तो 16 मई में जुनको तबाई और 23 मई में बचेंद्री पाल। ठीक है, तो डेट में भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कहाँ से है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वुमेन कौन सी गई? जुनको तबाई। सबसे पहले इंडियन वुमेन कौन सी गई? बचेंद्री पाल। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन गया? तो एडमंड हिलेरी एंड तेनजिंग नोर्गे। इन चीज़ों को देखो उम्मीद है समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एटमॉस्फेयर का पार्ट। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में देखिए कवर हो गया। अभी हम हाइड्रोस्फीयर में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ओशियन है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। और लिथोस्फीयर में अगर हम बात करें, तो लिथोस्फीयर को भी देखो लार्ज लैंड मास, मतलब
लैंड मास में आपको कॉन्टिनेंट हो गया, इसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है, और ओशियंस में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब ओशियंस में क्यों? क्योंकि देखो लार्ज वाटर बॉडीज़ है, ओशियन बेसिन्स जो हैं, ठीक है, ये भी कहीं न कहीं लिथोस्फीयर का पार्ट होंगी, क्योंकि क्रस्ट का जितना भी पार्ट होगा वो लिथोस्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो क्रस्ट के ऊपर ही ओशियंस है, तो वहाँ पर मतलब जितना बेसिन होगा पूरा, सारी बात यहाँ पर हम करेंगे। और ओशियंस वैसे हाइड्रोस्फीयर में भी आता है, तो यहाँ पर बस इतना इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में कायदे से पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, ये आप चाहो तो उस वीडियो से पढ़ लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लोगे, यहाँ पर हम लेंदी हो जाएगा, इस वजह से पूरा पढ़ा भी नहीं पाएँगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं। इस चीज़ को आप अलग से पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी की बात होगी कि हाइट के हिसाब से डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब लो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी हमारे क्लाइंबर्स होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न याद रखना आप, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं जो अर्थ का डिवीज़न होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से लिथोस्फीयर का भी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने भी देखा कि लिथोस्फीयर का क्या होगा, डिवीज़न अगर किया जाए, तो लिथोस्फीयर का डिवीज़न 2 पार्ट में किया गया है। एक हो गया आपका कॉन्टिनेंट और एक हो गया ओशियन, ठीक है। जो लार्ज लैंड मास होगा वो कॉन्टिनेंट में कवर हो जाता है, और जो वाटर बेसिन्स हो जाते हैं वो ओशियंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात करें तो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितने हो गए आपके? 7 कॉन्टिनेंट हो गए आपके, और बाकी आपके 5 ओशियंस हैं। तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि नंबर भी पूछ लेता है। ये सब चीज़ें आसान होती हैं, सीटेट में आसान चीज़ ही पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, क्योंकि आप भूल जाते हो, इस वजह से वहाँ पर फँस जाता है मामला, ठीक है। तो ये चलो ओशियन के नाम हो गए। साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन दोनों बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में देखोगे तो सदर्न ओशियन के बारे में बोला गया है, तो सदर्न ओशियन नाम याद रखना। अब यहाँ पर देखो हम धीरे-धीरे बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो एक-एक चीज़ यहाँ पर याद रखना। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका एशिया हो गया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका एशिया हो गया। इसके बाद देखो 1/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है ये, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका कहाँ पास करता है? इसी से पास करता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख लेना, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे पास करता है आपका? ये एशिया को कट करता है, और इक्वेटर आपका एशिया में टच करता है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, पासेस थ्रू एशिया, या फिर कह सकता है कि इक्वेटर पासेस थ्रू एशिया, ठीक है। कोई स्टेटमेंट में बीच में 2 लाइन डाल सकता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इस चीज़ को याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। मतलब देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आता है सीटेट में, अगर हम बात करें, कहेगा विद रिगार्ड टू एशिया, ठीक है। एशिया की बात करते हुए आपसे ए, बी, सी, डी 4 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। कुछ भी बता दिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यूरोप के बगल में, या फिर कह सकता है कि वहाँ से इक्वेटर पास करता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। फिर पूछ लेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए, बी, सी सही है, या फिर ए, बी, डी सही है, ठीक है, या फिर ए, सी, डी सही है, इस तरीके से। तो आपको पूरा डेप्थ में अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी को, इसीलिए सीरीज़ लेके आए हैं, चैप्टर वाइज़ भी लेके आए हैं, क्योंकि वन शॉट में देखना फिर बेकार है, वो रिवीज़न के लिए अच्छा है। तो जब रिवीज़न कराना होगा तो वन शॉट में पूरा जल्दी-जल्दी पढ़ा देंगे, तब भले रिवीज़न कर लेना। लेकिन अगर अभी भी आप मैराथन में सब पर ज़्यादा बिलीव करते हो, तो इसी वजह से आपका नंबर कम आता है। एक टॉपिक पढ़ो, नोट करो, नोट्स बनाओ, रिवीज़न करो, फिर अगले टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। ऐसे वन शॉट में लगातार देखोगे, सिर्फ दिल को बहला लोगे कि हाँ, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, 5-6 चैप्टर एक बार में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में भूल जाओगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है एशिया से, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय उरल माउंटेन्स। अब देखो यहाँ पर आपका उरल माउंटेन है, कहाँ पर? ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, यहाँ पर उरल माउंटेन है, जो एशिया को और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। और एशिया और यूरोप को एक साथ हम क्या बोल देते हैं? यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया क्या बोलते हैं? एशिया प्लस यूरोप को। अब यूरोप के बारे में अगर बात करें, तो आर्कटिक सर्कल जो होता है वो यूरोप से पास होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ फ्रॉम 3 साइड्स, तो यूरोप में देखो तीनों साइड से वाटर बॉडीज़ इसको कवर करते हैं, 1 साइड, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरीके से तीनों साइड क्या है, ये कवर होता है ओशियन से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे थोड़ा अफ्रीका की, अगर हम बात करें, ठीक है। देखो मेजर पॉइंट जो आपके वहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एनसीईआरटी में आए हैं, बस उतनी चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। अब बात करें तो अफ्रीका की, तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये आपका। इक्वेटर यहाँ से पास होता है ऑलमोस्ट फ्रॉम मिडल ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है, अभी दिखाया था ना। तो अफ्रीका से आपका, सॉरी, एशिया को नहीं क्रॉस करेगा, अफ्रीका से आपका इक्वेटर पास होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, ठीक है, यहीं से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों लैटिट्यूड्स आपके, चाहे इक्वेटर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों एक साथ पास होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। सारा डिजर्ट और नाइल रिवर भी जो आपके इजिप्ट में है, ठीक है, सारा डिजर्ट ये सब कहाँ आपका अफ्रीका में ही आता है, ठीक है। लार्जेस्ट डिजर्ट है, सबसे बड़ा डिजर्ट है। बाउंड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज।
अब इसके चारों तरफ क्या होंगे, ओशियन, और यहाँ पर भी समुद्र होंगे, ठीक है, यहाँ सब भी समुद्र होंगे। तो इधर ओशियन से और इधर ओशियन से और इधर ओशियन और इधर समुद्र से क्या हुआ, घिरा हुआ है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर कॉमन है, समझ लेना कि सारे के सारे लैटिट्यूड जो इंपॉर्टेंट है आपकी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों भी पास करते हैं, और ये चारों तरफ से, ठीक है, ओशियंस और सीज से कवर है, ढका हुआ है, ठीक है। इस चीज़ों को हम देखेंगे, यहाँ पर हम अंटार्कटिका ओशन के बारे में बात करते हैं। अब अंटार्कटिका ओशन में देखें अगर हम, तो यहाँ आपका परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो थिक आइस शीट से परमानेंटली कवर्ड रहता है, मतलब वहाँ पर हमेशा बर्फ रहेगी। कौन सा होगा आपका, अंटार्कटिका। उसके बाद अगर बात करें, मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन लाइक इंडिया, ठीक है। अब कुछ स्टेशन जो रिसर्च स्टेशन होते हैं जहाँ से सब कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कई कंट्रीज़ के इस ओशियन इस कॉन्टिनेंट पर हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे इंडिया के भी दो मेन स्टेशन है, एक होता है मैत्री, ठीक है, ये रिसर्च स्टेशन है दोनों, और एक है आपका दक्षिण गंगोत्री। तो ये याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी का है, तो भाई क्वेश्चन यहाँ से बनता है भी और आया भी है, ठीक है, आपका सीटेट में भी आया है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये दोनों रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर है, अंटार्कटिका, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद देखो हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की, हम बात कर लें अगर, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। अब आपको सिर्फ फर्स्ट याद रखना है, एशिया हो गया, अफ्रीका के बारे में हमने बता दिया जो जो मेन चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की अगर, तो नॉर्थ अमेरिका में देखो इस्थमस ऑफ पनामा लिंक्ड विद साउथ अमेरिका, ठीक है। अब ये इस्थमस ऑफ पनामा, अब ये इस्थमस क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। इस्थमस मतलब होता है कि वो लैंड का टुकड़ा या फिर वो लैंड का पार्ट, ज़मीन का हिस्सा जो दो बड़े लैंड मासेस को क्या करता है, जॉइन करता है, ठीक है। सेपरेट जॉइन आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही होगा जॉइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साउथ अमेरिका। तो इनको देखो यहाँ पर जोड़ा हुआ है ना कोई चीज़, तो ये जो जोड़ा हुआ है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इस्थमस, ठीक है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइंस टू लैंड मासेस, और ऐसी होता है स्ट्रेट जो नैरो पासेज ऑफ वाटर, ठीक है, जॉइंस टू लार्जर रिवर्स, ठीक है। कोई दो लार्जर रिवर होंगी जिनको जोड़ता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। आप कमेंट करो कि अगर आपको किसी स्टेट के बारे में पता हो, ठीक है। हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर देखो लिखा भी है, पाक स्टेट जॉइंस गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एक ये तुम्हारा कोई वाटर बॉडी हो गया, सी हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया बंगाल की घाटी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जो जॉइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्क स्टेट, और जो भी चीज़ें जॉइन करती हैं उनको हम स्टेट बोलते हैं, नाम दे दिया पार्क स्टेट। तो ये चीज़ याद रखना, इस्थमस मतलब होता है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइंस टू लैंड मासेस, और स्टेट मतलब होता है नैरो पासेज ऑफ वाटर। अब इसमें देखो सीटेट में क्या करेगा, कंफ्यूज कर देता है, स्टेट में कह देगा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइंस टू लैंड मासेस। अब तुमको इतना तो पता है कि हाँ दो लैंड या दो सी को जोड़ता है, लेकिन इस्थमस जोड़ता है कि स्ट्रेट, तो इसको एक कोई ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से। वैसे अगर यहाँ पर हम देखें कोई बन जाए तो इस्थमस जॉइंस लैंड मासेस, ठीक है। अब देखो मस मासेस से बना सकते हो आप मस, ठीक है, लैंड मासेस हो गया, बाकी दूसरा आपका स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम उसके बाद, थ्री ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। अब कौन से तीन ओशन इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं, किसको, नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो कौन से हो गए आपके, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। इसको जब अभी हम पढ़ेंगे ओशन के बारे में तो वहाँ अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखना, बाकी चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। इसके बाद अब देखो हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो सराउंडेड बाय टू ओशंस, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन, ठीक है, दो ओशन से सराउंड करते गए हैं। मेन देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, एंडस और अमेजन, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होती है, ठीक है, जो कि आपकी नॉर्थ टू साउथ गई है, ठीक है, वो कौन है, एंडस है। तो इस चीज़ को भैया बहुत कायदे से याद रखना। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर फ्लोज, यहाँ पर सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है, कौन सी होगी, वो आपकी अमेजन हो गई, ठीक है। तो एंडस क्या होता है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट आपकी माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ हो, इसे लाइन से, ठीक है, लाइन से सब पहाड़ है, बीच में कुछ और नहीं, पहाड़ से पहाड़ पूरा मिला हुआ है, उसी को हम बोल देते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे लंबी एंडस है, और सबसे आपकी लंबी रिवर जो है वो अमेजन है। अब चलो इसके बाद हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, छोटू सा बचा हुआ है, ठीक है, इसकी हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, बस ये चीज़ याद रखना। आइलैंड कॉन्टिनेंट किस लिए, आइलैंड मतलब क्या होता है, वो लैंड का पार्ट, ठीक है, जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो वही ये एक कॉन्टिनेंट है ये, और ये चारों तरफ क्या है, पानी से, ओशियन से, समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें अब आप समझ लिए हो कि कॉन्टिनेंट्स में और आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमने बता दिया है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एशिया में बस आपको ये पढ़ना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। और यूरोप और एशिया को उरल माउंटेन अलग करता है। उसके बाद यहाँ पर देखो अगर बात करो तुम्हारा फिर अफ्रीका की ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब पास होते हैं। उसके बाद फिर अगर बात करें तो तुम्हारा ये रिसर्च स्टेशन वाला ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। फिर तुम्हारा ये इस्थमस और स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगर बात करें हम तो इंडस, अमेजन और ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड कॉन्टिनेंट है। तो ये आपका कॉन्टिनेंट से खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओशियन के बारे में।
अब अगर ओशन के बारे में देखो यहाँ समझो तो 5 ओशन होते हैं, ठीक है। अब वो 5 ओशन कौन-कौन से होते हैं? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन और आपका पैसिफिक ओशन। अब देखो इंडियन ओशन सिर्फ़ ऐसा ओशन है जिसका नाम मतलब ये एक ऐसा ओशन है जो कंट्री के नाम पर पड़ा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपका इंडिया है, ठीक है? तो इंडियन ओशन आपको यहाँ पर नाम पड़ा है, तो इस चीज़ को याद रखना। ओशन के बारे में भी हम समझेंगे और सबसे बड़ा जो आपका ओशन होगा वो पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ठीक है? ये आपका लार्जेस्ट हो गया एक तरीके से। साउदर्न ओशियन है तो इसका मतलब ये साउथ में है, तो इस तरीके से याद रखना। आर्कटिक ओशियन आर्कटिक सर्कल के पास है तो ऊपर है। फिर आपका आ जाता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन का शेप पूछ लेता है तो ये एस शेप में होता है। अटलांटिक ओशियन जो होता है आपका एस शेप में होता है। तो इस चीज़ को भैया बहुत अच्छे से याद रखना। एस शेप वाला कोई कॉन्टिनेंट अगर पूछेगा एग्ज़ाम में तो आपको बताना पड़ेगा कौन-सा था, अटलांटिक ओशियन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतनी चीज़ें थी, बस आर्कटिक सर्कल पर कौन-सा आर्कटिक ओशन हो गया, बाकी यहाँ पर और कोई चीज़ें नहीं। अच्छा एक चीज़ और कि जो हम देखते हैं इस पर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है कि सी लेवल पर हम मेज़र करते हैं किसी भी ऊँचाई को या हाइट को, तो इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि ग्राउंड तो क्या है, अभी हमने देखा था एलिवेशन होता है लैंड पर, मतलब कहीं पर ऊपर, कहीं पर नीचे, कहीं पर ऊपर, कहीं पे नीचे, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल लें अगर हम मान के चलो कि हम बोल देते हैं कहीं दुबई में बुर्ज खलीफा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर बुर्ज खलीफा है लेकिन यहाँ की जो लैंड होगी वो मान के चलो साउथ अमेरिका से तो ऊँची होगी ना। तो अगर हमने यहाँ पर 100 मीटर भी बोल दिया तो यहाँ तो मान लो 100 मीटर ही ऊँचाई, तब तो ये साउथ अमेरिका से आपको होगा कि 200 मीटर है, ठीक है। तो लैंड की वजह से हाइट को नहीं मेज़र किया जाता है, मेज़र किया जाता है सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से। अब सी लेवल से क्यों मेज़र करते हैं? क्योंकि देखो जितने भी ओशियंस है क्या है एक-दूसरे से कनेक्ट हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। पैसिफिक इस तरीके से कनेक्ट है, यहाँ से आपका साउदर्न ओशन कनेक्ट है, ठीक है, इंडियन ओशन इससे कनेक्ट है। तो जब कनेक्ट है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लेवल एकदम बराबर नापा जाता है, हर जगह से बराबर ही होगा सी लेवल। तो सी लेवल को 0 मान लिया गया है और फिर सी लेवल से मापा जाएगा कोई भी कितनी भी ऊँचाई पर क्या चीज़ें हैं, तब हम सी लेवल से नापते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो आपकी 8,848 मीटर है, वो सी लेवल से नापा गया है, ठीक है? तो वो हर जगह से 8,848 मीटर ऊँचाई माना जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई फैक्ट की बात, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है? बस इतना इनफ है आपका। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ हो जाएगी, ठीक? और एटमॉस्फेयर को ज़रूर से ज़रूर जाके एक बार जो लिंक आपको मिला होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लेना, जैसे भी पूरा कवर कर लेना क्योंकि एटमॉस्फेयर से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? हाइड्रोस्फेयर से भले ना आए, लिथोस्फेयर से भले ना आए, मगर एटमॉस्फेयर से ज़रूर आएगा, ठीक है? बाकी पढ़ना पूरा क्योंकि पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आगे तक काम आएगा, ठीक है? जितना भी नोट्स है क्योंकि ये आपके लिए होगा 5 मिनट का, 2 मिनट का दिख रहा होगा, लेकिन ये लिखने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है? लिखने में, सर्च करने में, सब कुछ करने में टाइम लगता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हो सके तो थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाय बाय।